डेसीमोलर क्या होता है 1/10, डेसी का मतलब होता है क्या है 1/10, सेंटी का मतलब क्या होता है 1/100। जैसे मैंने आप लोगों को नहीं बताया था 1 मिलीग्राम क्या होता है 10⁻³ है ना, तो ऐसे ही सेंटी का मतलब होता है 1/100, 1 मिली का होता है 1/1000 और आपका जो डेसी है वो होता है 1/10। ठीक है, सोल्व कर रहे हो क्या वो वाला क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। चलो करेंगे आज की कहानी स्टार्ट। आज की जो कहानी है, हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं बच्चे? हम पहुंच चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और लेक्चर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक कर लेना। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर 1 होने वाला है ना, बहुत ज्यादा थियोरिटिकल रहने वाला है। न्यूमेरिकल मैं इसमें नहीं कराऊंगी, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बाद में आएगा। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, मैं तुम लोगों को पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है आप लोगों का बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना। लेकिन जो अपनी आज पहली क्लास होने वाली है उसमें सिर्फ मैं कुछ थ्योरी वाली बातें करूंगी, तो वो न्यूमेरिकल तो है ही नहीं। ठीक है, और जितना भी मैं आज कराने वाली हूँ मुश्किल ही है कि अगर वहां से क्वेश्चन आए, जनरली वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कई बार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए तो वो वहां से एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, अदरवाइज वो नहीं देगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही बनते हैं। जैसे आपका क्वांटम नंबर से न्यूमेरिकल हो गया है ना, आपका वेव मॉडल से न्यूमेरिकल हो गया जिसमें आप डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां से जनरली क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इजी होते हैं, फॉर्मूले भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। लर्न करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। देखो न्यूमेरिकल आपको तब अच्छे लगने, मतलब न्यूमेरिकल आपको तब अच्छे लगने लगेंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो कैलकुलेटर का आपको लोगों को सही यूज करना आना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कैलकुलेटर किसी बच्चे का अलग वैल्यू निकल के आ रही है या किसी और की अलग वैल्यू निकल के आ रही है, ये नहीं करना है। हाँ, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो ईजी रहता है। ठीक है, जेई में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो जब भी आप असाइनमेंट सोल्व करेंगे नीट का, मतलब मान लो सपोज आप नीट के PYQ सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, हाथ से ही कैलकुलेशन करेंगे। और अगर आपके मान लो टेस्ट में भी कोई क्वेश्चन आता है तो ट्राई करेंगे वो हाथ से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर अभी हैबिट नहीं बनाई तो 2 साल तक जाते जाते वो हैबिट आप लोगों की खराब हो जाएगी। यस जिज्ञासा? मैम लाइक नीट में तो बेसिक मैथमेटिक्स ही होगा ना? या हाँ हाँ हाँ, नीट में बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं। जेई में फिर भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं मैथ से रिलेटेड या कुछ, इसमें नहीं होता इतना, तो उसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है, ओके ठीक है। तो हमने जो मोल कंसेप्ट की कहानी जो स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो कि फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, वहां पे मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, है ना, थोड़ा सा। उसमें एटम क्या बोल, अगर मैं इसको मान लो तोड़ दूं इसको, तो ये क्या बनेगा, ए और टोम, यही मतलब बनेगा ना, ए और टोम। ए का मतलब क्या होता है, नोट, और इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी एटम के बारे में जाना वो आप लोगों को पता है कि मैम एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, लेकिन अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये पता है कि एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर किसी और पार्टिकल में, यही हमने पढ़ा था। और ये किसने बताया था? वैसे तो थ्योरीज तो बहुत सारी आई थी, हर किसी साइंटिस्ट ने अलग, क्योंकि किसी ने एटम को तो देखा नहीं था, बस क्या किया था, फील किया था कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है ना। सबने अपनी थ्योरीज दी, कोई कहता है कि 5 तत्वों से हम मिलके बने हैं, फिर धीरे धीरे उनको किसी ने परमाणु बोला, है ना। तो फिर डाल्टन आया, डाल्टन ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, है ना। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे उसके, उसने बोला था कि ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल है आज का क्लास, बिल्कुल मस्त मजे से समझ में आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैम आपने वैसे अटेंडेंस ले ली? लास्ट में लूंगी। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, क्या सब मैम मैम डाल्टन की जो थ्योरी थी उसका मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था ना, उसने तो जो ना 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 ना, उसकी देखना बहुत बुरी तरह पिटेगी थ्योरी अभी। ठीक है, मैम हम गलत थ्योरी की पढ़ते हैं। अभी बताती हूँ सुहानी, पहले एक बार डाल्टन पढ़ ले, है ना। बेचारा वो देखो सामने कितना सोच रहा है ना, उसको थोड़ा सा तो हमें ट्रिब्यूट देना पड़ेगा ना। इधर देखो,
ठीक है। तो 18 देखो कब की बात है, ये इतना पहले की बात है। उसने ये बोला था कि जो एलिमेंट्स है वो कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिसको एटम बोलते हैं, मतलब इससे और कोई छोटा है ही नहीं अकॉर्डिंग टू डाल्टन, पहले के टाइम पे, है ना। फिर उसने बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट अगर आप ले रहे हो तो आइडेंटिकल होंगे, उसका जो मास, शेप, साइज, ये सब उसने सेम बोला था। लेकिन हमें पता है वो बात झूठी है, क्योंकि अगर अब आगे हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, आइसोटोप पढ़ाऊंगी, आइसोबार पढ़ाऊंगी, तो आप देखोगे कि आइसोबार में क्या है, मास चेंज हो जाता है। तो मास चेंज होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, समझ रहे हो। यस मैम। तो ये वाली बात भी सच्ची सुच्ची नहीं थी, ये भी फ्लॉप हो गई उसकी बात। हाँ, ये वाली बात उसने सही बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन फिजिकली कंबाइन हो सकते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हमने देखा था ना कि जो आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कंबाइन होके जो है वो वाटर जो है वो बना रहा है। अर्पित बेटा एक क्वेश्चन प्लीज, जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उस पर फोकस कर बेटा। क्वेश्चन या तो पहले भेजा करो मुझे, और क्लास के बीच में जो कुछ पढ़ा कुछ और रही हूँ, भेज कुछ और रहे हो, तो टीचर का फ्लो ब्रेक हो जाता है बेटा, ठीक है। और जैसे जैसे क्लास आगे चलती जाएगी ना, तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इतना मेहनत तुमने की बेटा लिखने की, है ना उसको, ठीक है। चलो, हाँ तो क्या किस पे थी, देखो भूल गई ना। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन फिजिकली मिक्स टुगेदर और केमिकली कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। ये बात तो सही थी, है ना। हमने देखा था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बनाते पानी, और हमने देखा था जो उनका कंपोजिशन था वो फिक्स था, है ना, 2:1 का हमने मोलर रेशो पढ़ा था, ठीक है। फिर उसने बोला कि केमिकल रिएक्शंस में कैन नॉट चेंज एटम्स ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर, ठीक है। अगर मैं इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूं तो न्यूक्लियर रिएक्शन से आप लोग क्या समझते हो, जिसमें एक एटम दूसरे एटम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ मतलब बहुत हद तक इसकी जो थ्योरी थी वो फेल होगी, सारी बातें इसने गलत थी बोली। इतना बदनाम मत करो डाल्टन को, डाल्टन को इतना बदनाम मत करो भैया, इसने ही तो एटम की खोज निकाली कि एटम कंपोज ऑफ टाइनी पार्टिकल। तभी तो दूसरे साइंटिस्ट आए, रिसर्च मारा कि भैया एटम से भी छोटा है ना। शुरुआत करने के लिए तो कोई तो चाहिए ना, किसने शुरुआत की, डाल्टन ने की। एटलीस्ट ही ट्राइड। हाँ, एटलीस्ट ही ट्राइड, ठीक है, तभी तो और आए। यही ना बताता तो फिर वो काहे का दिमाग चलाते, दूसरे साइंटिस्ट काहे का दिमाग चलाते फिर अपना, गलत प्रूफ करने के लिए हम थ्योरी भी तो चाहिए थी, है ना, समझ गए। तो केमिस्ट्री की बेइज्जती नहीं करनी, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू करी, वो कहते चलो देखते हैं। फिर उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिससे के बेसिस पे उनको ये देखने को मिला कि एटम से भी छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिसको आप आज के टाइम में किस नाम से जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमें देखनी पड़ेगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी देखनी पड़ेगी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमें नहीं देखनी, ना आपके काम की है। तो हमें आज किसकी डिस्कवरी देखनी है बच्चे, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हमें पता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नाम का बंदा है। लेकिन आज हमें उसकी डिस्कवरी देखने की, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन है ना। तो आज हमारी जो चर्चा है वो किस पे होने वाली है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो इनफैक्ट हमने पहले पढ़ा भी था। हाँ, पढ़ा भी था आप लोगों ने, लेकिन जो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगी हो सकता है कि उतना नहीं पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। ओके, तो किसने दिया था, इसकी डिस्कवरी किसने की तो बहुत सारे लोगों ने मिलकी थी। जो क्रेडिट था वो कौन ले गया, जे थॉमसन ले गया। इससे पहले तो फैराडे भी इस पे काफी काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन जो क्रेडिट था वो कौन ले गया, जे थॉमसन ले गया, ठीक है। अच्छा, अब कहानी की तरह सुनना, नहीं तो पक जाओगे, लेकिन मैं बोर नहीं करना चाहती क्लास को। ऐसी थम्स अप देते रहो, अच्छी सी स्माइली देते रहना, रिएक्शंस देते रहना, कि समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अब उन्होंने पहले जमाने में क्या होते थे ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब ना बहुत ट्रेंड में थे। जैसे अब होता है ना, अब क्या ट्रेंड में चल रहा है, यूट्यूब पे एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, सारे लोग भैया उससे इंस्पायर हो गए, अब जिसको देख यूट्यूबर बना हुआ है ना। तो ऐसे ही उस टाइम पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट थे ना वो बहुत चले हुए थे। तो भैया ले लिया जे थॉमसन ने, उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। आपको नहीं देखना कितनी लंबी थी कितनी मोटी थी, छोड़ो, सिर्फ ये ध्यान रखो, डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 2 प्लेट्स लगा दी, आप लोग देख पा रहे हैं, ये 2 प्लेट्स लगा दी। यस मैम।
कैथोड और एनोड नाम दिया गया इन प्लेट्स को। और देख पा रहे हो, हाँ, और देख पा रहे हो ये वैक्यूम पंप भी लगा रखा है। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, अगर आप चाहते हो कि इस जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर आप चाहते हो कि जो गैस है उसका आप प्रेशर कम करना चाहते हो, तो इस वैक्यूम के थ्रू जो है आप कुछ गैस को बाहर निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना, सो दैट आप प्रेशर जो है वो कम कर सको इस ट्यूब के अंदर। तो वही है जो इस एक्सपेरिमेंट में जो चीज फोकस की गई, वो यही की गई कि जो प्रेशर है हमें वो बहुत कम रखना है। कितना कम रखना है बच्चा, 10⁻³ mmHg, इतना प्रेशर तुम लोगों को क्या रखना है, इसमें रखना है। मैम ये वैल्यू याद रखनी है? नहीं, बस ये याद रखो बहुत कम प्रेशर रखना है। और ये हमने वैक्यूम पंप के थ्रू देख लिया। जिस भी गैस का आप प्रेशर जितना लेना चाहते हो इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग गैस का। ठीक है, हाँ बेटा। मैम कौन सी गैस डाली थी आपने कहा ना, गैस? हाँ देखो, गैस ना उन्होंने ना ऐसे पर्टिकुलर किसी गैस का नाम नहीं लिया कि इसने हीलियम यूज की या नियोन गैस यूज की। ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर उसने गैस नहीं बोला, उसने सिंपल बोल दिया कि गैस इसमें भरी हुई है, वो कोई भी गैस ले सकते हैं। ठीक है, अब आपका दिमाग में ये होगा कि मैम कोई भी गैस ले सकते हैं क्या, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अभी मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा हाँ, फिर क्या किया इसने फिर इन्होंने क्या किया, इधर देखो सारे के सारे, मजा आने वाला है, बहुत गजब का मजा आने वाला है। फिर आपको ये थ्योरी वाला पार्ट भी बताऊंगी। अब उन्होंने क्या किया ना आप लोग देख रहे हो बच्चे, ये एनोड के पीछे कुछ ग्रीन ग्रीन सा ग्लो कर रहा है। यस कैन यू सी दैट? तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है। ठीक है, जो बेसिकली किस मटेरियल से बना होता है, जिंक सल्फाइड का मटेरियल होता है, उससे बना होता है। ठीक है, एक फ्लोरोसेंट फोस्फोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड होता है जो वो मटेरियल बना होता है, उस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई होती है। ठीक है, अच्छा क्या होता है मैम, ये इसमें बेसिकली टेंडेंसी होती है ग्लो करने की, चमकने की। मान लो इसके ऊपर कोई आके स्ट्राइक करेगा तो वो चमकेगी। ठीक है, तो आप लोग देख भी पा रहे हैं चमक रही है। ये एनोड के पीछे कोई एक स्क्रीन लगा दी है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो वो चमक रही है। अब ये चमकने से जो जे थॉमसन था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने देखा भाई चमक रहा है, यानी कि सामने से कुछ रेज आ रही है, उसको नहीं दिख रही है, इनविजिबल रेज है, कोई कलर नहीं है उन रेज का। वो ये देख रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो चमक रहा है, इट मीन सामने से कुछ रेज आ रही हैं जो कि यहाँ से पास होके इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं, जिसकी वजह से वो चमक रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो ये एनोड है ना, ये परफोरेटेड एनोड ली। व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड एनोड? जिसमें थोड़े छोटे छोटे क्या है, होल्स है, ताकि जो रेज है यहाँ से निकल सके और जो आपने ये स्क्रीन लिया है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया है, उस पर स्ट्राइक करके वो चमक सके। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि सामने से कुछ रेज आ रही हैं। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, उन रेस को ही क्या बोला गया बच्चे, उन रेस को ही क्या बोला गया, कैथोड रेस बोला गया। उन रेस को ही क्या बोला गया, कैथोड रेस। अभी ये नहीं प्रूव हुआ कि वो नेगेटिवली चार्ज, देखो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कहाँ से कहाँ जा रही है रेस, कैथोड से एनोड की तरफ। बोलो यस मैम। नेक्स्ट उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि जो ये रेज है वो कैसे जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है या सीधी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए पता लगाने के लिए बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो जिससे एक पास नहीं होती, हाँ, जहां से क्या है लाइट, मतलब जो आपकी रेज है वो नहीं निकलेगी। और ये देखा गया इसकी बिल्कुल शेडो इसके पीछे आ रही है, यानी कि क्या हुआ, इसके साइड से जो है वो रेज निकल गई। बोलो हाँ या ना? यस मैम। कि जो ये तो पता चल गया कैथोड रेस नाम की कोई रेस जा रही है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में भी जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। चलो यस मैम, ओके। फिर दूसरी चीज उसने ये पता की, हाँ राहुल, राहुल बोलो। क्या हो गया, गलती से हाथ उठ रहे हैं या सच में कुछ पूछना है? हाँ जिज्ञासा। मैम जो रेज है वो मैम किसी और डायरेक्शन से आएंगी तब भी और एक ऑब्जेक्ट की शेडो बनेगी, तो शेडो क्या एग्जैक्टली सेम साइज की बनी थी जो स्ट्रेट रेज अज्यूम की गई? देखो जैसे मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट रखा है,
मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बॉडी रखी है जिसकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो शेडो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, आप कह रहे हो कि वहां से रेस पास नहीं होती, मतलब अब यहाँ से तो नहीं होगी, इसकी साइड से निकलेंगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी बनती रेस तो उसकी शेडो नहीं दिखाई देती। जिज्ञासा बोलो हाँ या ना। शेप अलग होता है ना। हाँ, तो मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, पहली चीज। फिर ये देखा गया बच्चे, जो कैथोड रेज है वो पार्टिकल से मिलके बनी है। मैम कैसे पता लगा? उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर एक व्हील रख दिया, व्हील, पैडल व्हील, जो कि बहुत लाइट वेटेड है, हल्का है, हल्का। तो ये देखा गया जब जो रेज निकल रही हैं, जैसे ही रेज इस व्हील पे टकरा रही है तो वो व्हील जो है रोटेट करने लग गया। मतलब जो रेज आ रही है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी तो भैया वो रोटेट करने लग रहा है। बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट समझ में नहीं आया। जैसे मान लो हमने क्या किया, रास्ते में क्या किया, ये पता लगाने के लिए कि कैथोड रेज इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, आपने क्या किया, रास्ते में व्हील रख दिया, हल्का, बिल्कुल हल्का। व्हील का मतलब समझते हो ना, पेडल टाइप, है ना। ठीक है, बहुत हल्का, जिसका वेट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये देखा गया जब कैथोड रेज जा रही हैं तो जैसे ही वो इस व्हील पे टकरा रही हैं तो ये व्हील रोटेट करने लग गया। तो अगर किसी के पास एनर्जी होगी तभी तो वो इसको रोटेट कर पाएगा। जिज्ञासा यस मैम। तो यानी कि जो रेज है भैया उसमें कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिसकी वजह से ये व्हील क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी कि क्या पता चल गया, एक तो ये पता चल गया कि भैया स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, दूसरा आपको ये पता चल गया कि वो पार्टिकल से मिलके बने हैं। दो चीजें क्लियर हो गई सबको। अच्छा, तीसरी चीज क्या हुआ, तीसरी चीज इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो उन्होंने क्या किया, ये आपकी ट्यूब है, उसके आजू बाजू पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट जो है वो रख, उससे क्या होगा, उससे ये देखा गया कि जो आपकी कैथोड रेज है वो डिफ्लेक्ट हो रही है टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। आपको पता है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे डिफ्लेक्शन शो होगा, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना। यस मैम। है ना। मैं ज्यादा मैं केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं लेके आ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा। तो जो रेज है ये देखा गया कि वो डिफ्लेक्ट हो रही है टूवर्ड्स किसके, पॉजिटिव प्लेट के। यानी कि कैथोड रेज क्या रही होंगी, नेगेटिवली चार्ज रही, तभी पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तब तक तो मजे से जा रही है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे ही आपने वो रख दी, अप्लाई कर दी, तो भैया डिफ्लेक्शन दिखा आपको। और डिफ्लेक्शन भी कैसा दिखा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी कैथोड रेज है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। यस योगेश्वरी। मैम आपने जो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट बताया मैम, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। योगेश्वरी एक काम करो, जैसे ये तुम्हारे पास ये है कैथोड रे, जो भी तुमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है उसके तरफ इस तरफ और इस तरफ क्या लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दो और उसको वोल्टेज से कनेक्ट, मतलब उसको वोल्टेज प्रोवाइड करवा दो आप। ठीक है, तो करंट तो दौड़ेगा। देखा ये गया कि जो आपकी कैथोड रेज है, इधर देखो, अगर मान लो मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को बना के दिखाऊं, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, समझ गए। तो ये देखा गया जो कैथोड रेज है वो डिफ्लेक्ट हुई है टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, यानी कि जो कैथोड रेज है वो क्या रही होंगी योगेश्वरी, नेगेटिवली चार्ज रही होंगी। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब जितना भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, क्या हम फटाफट इसको यहाँ से कंप्लीट कर ले, थ्योरी से कवर कर ले। यस मैम। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे ही मैं ये पढ़ूं उसके बाद मुझे एक थम्स अप दे देना, यस मैम क्लियर हो गया। ध्यान से देखना, a cathode ray tube is made of glass containing two thin pieces of metal, जिसको इलेक्ट्रोड बोला गया है. The electrical discharge through the gases could be observed only at low pressure and at a very high voltage. ध्यान रखना, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया है, 1000 वोल्टेज. The pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the glass tube. Already मैंने आप लोगों को बता दिया. वो कह रहे हैं कि when sufficiently high voltage is applied across the electrode, जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, करंट दौड़ेगा. करंट दौड़ेगा तो क्या करेगा, और आपको पता ही है चार्ज पार्टिकल जो है
वैसे तो अभी नहीं पता आपको इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको ये पता है जैसे ही आप करंट तोड़ेगा तो चार्ज पार्टिकल भी क्या करेंगे, मूव करेंगे, पता है ये वाली चीज। तो इसमें क्या बोला इन्होंने, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, these were called cathode rays or cathode rays particle. The flow of current from cathode to anode was further checked, making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays, after passing through anode, strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating. यही है जो मैंने बताया है सारा का सारा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब जो उसने ये सारा एक्सपेरिमेंट कर दिया ना, इसने कुछ बातें बोली हैं। वही पहली बात उसने ये बोली है कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये रेज है वो दिखाई नहीं दे रही है, ये सिर्फ उसको वैसे पता चला कि उसने एनोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई है वहां वो क्या करने लग गई है, ग्लो करने लग गई है। इट मींस कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर आके स्ट्राइक हुआ है, राइट। और जब तक, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है जब तक आपने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक तो जो आपकी रेज है स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और वो डिफ्लेक्शन, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो वो डिफ्लेक्शन किसकी तरफ हो रहा है, टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, जिसकी तरफ, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि जो हमारी कैथोड रेज है कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स बोला। अब ये लाइन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या सब मैम तब तक मैग्नेटिक फील्ड के लॉज वगैरह डिस्कवर हो चुके थे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के जो आप, जिससे आप वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो, वो पता चल चुका था, तभी तो उन्होंने ये डिफ्लेक्शन देखा। अगर नहीं पता होता कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो वो नहीं बता पाते ये चीज। मैम बेस्ड ऑन दैट तो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज थी। यस, क्योंकि उनको पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है, तभी तो वो लगा के उन्होंने किया, समझे। चलो, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आधा अधूरा पॉइंट यहाँ पे रह गया, पता नहीं क्यों। बस एक बार ये देख लो, यहाँ पे वो ये बता रहा है, ध्यान से सुनो, अभी दोबारा कहानी बता रही हूँ। जो जे थॉमसन था, जो आपका जे थॉमसन था, उसने क्या किया, उसका ना मन किया, उसने क्या किया, जो आपने अभी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई थी ना, सपोज कोई भी गैस भरी हुई थी, सपोज हीलियम भरी हुई थी तुमने, अब उसने क्या किया, गैस को चेंज कर दिया, है ना। और जो ये इलेक्ट्रोड्स लिए, जिस मेटल की इलेक्ट्रोड्स लिए, उसने वो भी चेंज कर दिया। तो उसने क्या किया, गैस बदल बदल के और जो मटेरियल है इलेक्ट्रोड का बदल बदल के एक्सपेरिमेंट किया, है ना। फिर उसने एक चीज देखी कि जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज है ना, वो गैस और मटेरियल चेंज करने से नहीं बदली है। मतलब जो ये सारी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई है कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, कहाँ से कहाँ जा रही है, उनके पास एनर्जी है, ये सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जब उसने गैस चेंज करके देख ली, उसने मटेरियल चेंज करके देख लिया। ये बात क्लियर हो गई। यानी कि जो भी कैथोड रेस की करेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड नहीं कर रही है नेचर ऑफ गैस पे और ना ही मटेरियल पे। बोलो हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इधर देखना बच्चे, सावन है क्या क्लास में आज? नहीं है, इधर देखो, मैं थोड़ा सा मैम। अच्छा है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन द, बच्चे आप लिख लो क्योंकि यहाँ पे गायब हो चुका है। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। मैम एनसीईआरटी में तो मेंशन्ड है नेक्स्ट पेज पे। नहीं, ये वाली चीज मेंशन नहीं है शायद, देखो नहीं है ना, वो गायब हो गया। ठीक है, मेंशन है बट मैम एनसीईआरटी में तो है। नहीं 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 नहीं, अरे एनसीईआरटी में तो है, मेरे यहाँ पे नहीं है स्लाइड में। ओके, है ना, मैं कह रही हूँ वो गायब हो गया, वो आई थिंक मैं वो लेना भूल गई, आई डोंट नो कि डिलीट हो गया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, जो जे थॉमसन था ना, जे थॉमसन था, उसके मन में एक बात आई और उसने ना E/M रेशियो निकाला।
किसका? इलेक्ट्रॉन का। ई क्या है बच्चा? यहाँ पे चार्ज है और एम क्या है? मास है। ठीक है, तो जब इसने ये चार्ज बाय मास रेशियो निकाला तो जो इसकी वैल्यू आई है वो आई है बच्चे 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये इसने निकाला था जे थॉमसन ने। मैम ये याद करना है, नहीं याद करो, जो याद करना होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसने निकाला था। तो उसने ये देखा, जब उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अलग अलग गैस लेके, अलग अलग मटेरियल लेके, तो उसने देखा कि हर किसी के लिए जो E बाय एम रेशियो है वो क्या है बच्चा? सेम है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? फंडामेंटल पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन का E बाय एम क्या रहा होगा हर किसी के लिए? 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। बोलो हाँ या ना? यस यस मैम। तो मैम Yes, ma'am. गैस यूज कर सकते हैं इसका मतलब, तो क्योंकि सब में सेम है। हाँ हाँ वही, अभी समझ में आ गया तुम्हारा जो तुमने पूछा था मैम कौन सी गैस ली? कोई भी ले लो जिज्ञासा, सबके लिए E बाय एम क्या आएगा? सेम। फिर आया मिलिकन नाम का बंदा, सुना है कभी इसका नाम? मिलिकन। नो मैम। आपको बस इतना ही ध्यान रखना जितना मैं बताऊंगी। इसने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, हमें नहीं जानना भाई उसने क्या किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके उसने एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या बताया ये इंपॉर्टेंट है। इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, कोई बताएगा? 19 माइनस 19 कूलम होता है, उसने ये बताया। ठीक है, अब आपके पास बच्चे दो इंफॉर्मेशन हो गई। क्या? एक तो आपके पास E बाय एम भी आ गया, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ वो भी आ गया। क्या मैं यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। दोनों को डिवाइड कर दो, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम केजी में ऊपर ले जाती हूँ। तो कितनी वैल्यू आई है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 केजी। तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना आया। देख पा रहे हो कितना कम है, कितना कम है। यस मैम, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मानते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं ना कि जो एटम का पूरा मास है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आया है, होता तो इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन उसका मास क्योंकि बहुत कम होता है तो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कोई स्टूडेंट है जो मुझे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बता सकता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे क्या होता है? -1 का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें जितनी भी बेटा मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो, मैम गैस का रोल क्यों नहीं है यहाँ पे? गैस के पार्टिकल तो है ना, तो गैस के पार्टिकल भी तो आयनाइज होते ही है, पता है ना आप लोगों को? जो आपके गैसेज होती है पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स है तो मतलब भैया उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। तो क्या करेंगे, जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। यस ये मैम। अभी हमें नहीं पता था कि भैया इलेक्ट्रॉन नाम की चीज होती है, लेकिन अभी पता चल चुका है हमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैम ये वाली चीज भी तो हो सकती है ना, क्योंकि जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा आयनाइजेशन होगा, मतलब उतने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। इसलिए तो हमने बहुत कम प्रेशर अप्लाई किया है, हमने ना के बराबर प्रेशर अप्लाई किया है ताकि कौन सी गैस ले रहे हैं इसका फर्क ना पड़े। ठीक है, हाँ जिज्ञासा? मैम जो अभी आपने बोला वो आप रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये बोला बेटा, देखो गैस के पार्टिकल्स है राइट। अब पार्टिकल्स में क्या होते हैं, मान लो इस पे कोई चीज आके टकराती है बेटा, है ना, जैसे मान लो आपकी रेज ही आ रही है ना, तो इस पे रेज आके टकराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है आपको पता है पीछे क्या छोड़ जाता है? वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है। पढ़ा था ना ये, अगर मैं थोड़ा सा 10th में लेके जाऊं तुम लोगों को, सोडियम के बारे में पढ़ा होगा ना। सोडियम क्या होता है? 281 होता है आप लोग बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सुहानी? यस मैम।
है ना, तो वही है बेसिकली। तो गैस का आयनाइजेशन तो होता है लेकिन ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वैक्यूम पंप के थ्रू बहुत सारी गैस निकाल ली है बाहर, प्रेशर बहुत कम कर दिया गैस का। तो अगर आप गैस भी चेंज कर रहे हो तो उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। ओके, उसके बाद उनको ये पता चल गया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन नाम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो भैया उस टाइम पे तो ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला बड़ा ट्रेंड में चल रहा था। लग गए और भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने। वो कहते हैं चल भाई इलेक्ट्रॉन है तो कहीं प्रोटॉन भी मिल जाएगा हमें। तो वो डिस्कवरी करने चले गए किसकी? प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एनोड रेस की। ठीक है, इसके लिए किसको मिला था प्राइज? कोई मुझे बता सकता है? मैम आई डोंट रिमेम्बर। गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। अर्पित है क्लास में? अर्पित? हाँ यस मैम। हाँ, बोला कर बेटा, मेरे को ऐसे लगता है कहाँ गायब हो गए। ठीक है, एनोड रेस को ही क्या बोला जाता है अर्पित? कैनाल रेस भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। चलो फिर से कहानी शुरू हो जाओ, कहानी पढ़ते हैं अब हम जल्दी से। हाँ, तो इसकी भी कहानी कहाँ से शुरू हुई? कैथोड रे से ही शुरू हुई भैया, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब से ही शुरू हुई। इसमें भी उसने क्या भरा हुआ था? गैस भरी हुई थी। लेकिन अब उसने इसमें जो डिफरेंट बात है जो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा, उसमें क्या था? आपने गैस का प्रेशर ना के बराबर ही कर रखा था। लेकिन इसमें इसने गैस का प्रेशर ज्यादा कम नहीं किया, उससे थोड़ा ज्यादा था। अगर गैस का प्रेशर कम नहीं किया इसमें, तो इट मींस इसमें गैस के पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। चलो, इसमें भी उन्होंने क्या किया? कैथोड और एनोड रख दी, है ना। हाई वोल्टेज जो है वो दिया, जिसकी वजह से भैया करंट दौड़ेगा। तो इस बार इन्होंने क्या किया? इधर देखो बच्चा, इस बार इन्होंने परफोरेटेड कैथोड ली, मतलब कैथोड के बीच में होल्स है, देख पा रहे हो आप, जहां से बेसिकली रेज पास होंगी। आप देख पा रहे हो? ये जो इसके पीछे है स्क्रीन रख रखी है, तभी ये ग्लो कर रहा है, यानी कि सामने से कुछ रेज आ रही हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। यानी कि कुछ रेज है जो इस होल से पास हो रही है, इस कैनल से पास हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका जो स्क्रीन है वो क्या कर रहा है बच्चा? ग्लो कर रहा है। मैम बेसिकली गोल्डस्टीन ने ऑपोजिट कर दिया जो इन्होंने। हाँ, अपोजिट कर दिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये एनोड रेस क्या यहाँ से निकल के आ रही है क्या? नहीं, वो यहाँ से नहीं निकल के आ रही है। उनका ओरिजिन क्या है? आओ समझते हैं। कहाँ से निकल के आ रही है? इधर देखो, गैस के पार्टिकल है बच्चे, इधर देखो। अब एक बात बताओ, आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, पार्टिकल्स है, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही होगा, या मैं उल्टा बोल दूं, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको पता है कैथोड रेस क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो जैसे ही वो आ रही है रेस, आ तो रही होंगी वो भी, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो गैस के पार्टिकल है, जैसे ही इससे टकराएंगी तो इसमें क्या होगा? आयनाइजेशन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आयनाइजेशन का मतलब समझते हो? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने। यस मैम। है ना? तो जैसे ही सुहानी समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। बहुत बढ़िया, सबसे पूछूंगी। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पीछे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे क्या होगा? बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, आयनाइजेशन होने की वजह से। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो तो भागेंगे भैया एनोड की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ भागेंगे? कैथोड की तरफ। तो यहीं से तो पता लगा, यही गैस का ही तो रोल है इसके अंदर। यहीं से पता चला कि भैया कुछ ऐसी चीज है जो कैथोड की तरफ जा रही है। अब क्योंकि हमने जो स्क्रीन है वो कैथोड के पीछे लगा रखी है, मतलब सामने से कुछ रेज आ रही हैं, सामने से कुछ रेज आ रही हैं, जो कि जिसकी वजह से आपका जो स्क्रीन है वो क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। और उन रेज का ओरिजिन कैसे हुआ? जो ये गैस पार्टिकल है इनका आयनाइजेशन हुआ। पॉजिटिव वाले भाग रहे हैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले भाग रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। एक बार जिज्ञासा मैं आ रही हूँ, चलो मान लो इससे भी आधी अधूरी बात पता चली। दूसरी चीज इन्होंने क्या की? वही सेम चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, राइट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन्होंने अप्लाई किया तो देखा जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टूवर्ड्स, जो ज्यादा रेस थी वो नंबर ऑफ जो मैक्सिमम रेस थी वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रही थी बच्चे, बोलो, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, हाँ या ना? समझ में नहीं आया जो भी आपने देखो ना, बताया। Yes, ma'am. क्या पल्ले नहीं पड़ा भाई तुम लोगों को इसमें? ये समझ में आ गया गैस का आयनाइजेशन कैसे हुआ, गैस पार्टिकल्स? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो जा रहे हैं कैथोड की तरफ, जिसकी वजह से ये ग्लो कर रहा है, Yes, ma'am. है ना? क्योंकि अगर मान लो आप इसको क्या लेते, परफोरेटेड ना लेते, ये बेचारा यहाँ से पास ही नहीं हो पाता, आप देख पा रहे हो? तो इसने क्या किया, परफोरेटेड लिया, होल लिए, यहाँ पे देख पा रहे हो बीच बीच में होल है, सो डेट जो सामने से रेज आ रही है वो यहाँ से पास हो सके। ठीक है, फिर से वही बात, यही सेम चीज तो मैं बोल रही हूँ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो देखा ये गया जो रेज है वो कहाँ डिफ्लेक्ट हुई, जिज्ञासा किसके टूवर्ड्स डिफ्लेक्ट हुई, बताओ मुझे, नेगेटिव प्लेट के थ्रू या पॉजिटिव प्लेट के थ्रू? नेगेटिव बताओ। प्लेट। है ना, नेगेटिव प्लेट के टूवर्ड्स वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि जो आपके पार्टिकल्स है वो क्या है, जल्दी बोलो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है वो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो मजे से जा रहे थे स्ट्रेट लाइन में, बीच में एक व्हील रख दिया जिससे क्या पता चला उस पार्टिकल के पास क्या है, एनर्जी है, वही सेम कैथोड रे वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा तो देखा डिफ्लेक्शन हुआ टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, जिससे क्या पता चला कि भैया ये कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अच्छा, तो जितना भी मैंने जितनी भी कहानी मैंने सुनाई ये 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, थर्ड वाला पॉइंट किसी काम का नहीं है, वो छोड़ो। ठीक है, हाँ, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर की गैस चेंज कर दूं तो मेरी एनोड रेस की प्रॉपर्टीज बदलेंगी? सोचो। नो मैम। No, ma'am. बदलेंगी? Because pressure बहुत low है. नहीं 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 नहीं, बदलेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था प्रेशर, अब इसमें तो लिखा हुआ है लो प्रेशर, लेकिन जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में लिया था उसके कंपैरिजन में प्रेशर इतना कम नहीं है, गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर है। तो यानी कि अब गैस के पार्टिकल कितने हैं ये मैटर कर रहा है। स्टार्टिंग में तो मैंने ये बात बोली, इसको हटा दो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो ये हटा दो। ठीक है, बहुत कम प्रेशर पे मैंने, यही तो पॉइंट है इसका, नहीं तो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट कैथोड रे वाला ना हो जाता। बोलो, Yes, ma'am. है ना? तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल के चली थी बेटा ये बात कि जो प्रेशर है वो ज्यादा लो नहीं करना है इसमें। ठीक है, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो डिपेंड कर रहा है कि एनोड रेस की प्रॉपर्टीज कैसे होंगी। जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा आयनाइजेशन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि जो ये गोल्डस्टीन नाम का बंदा था, इसने जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, मतलब अलग अलग गैस को यूज किया, तो उसने देखा कि हर किसी केस में जो E/m रेशो था वो क्या मिला, मुझे डिफरेंट मिला। बोलो हाँ या ना? यस। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, डिफरेंट मिला। अच्छा, लेकिन उसने क्या किया ध्यान से सुनना, उसने ये सोचा कि ना मैं E/m रेशियो निकाल लेता हूँ किसी ऐसे गैस के लिए जिसका E/m रेशियो बहुत ज्यादा है। मतलब बेसिकली उसने क्या लिया, कोई ऐसी गैस ले ली जिसके लिए जो E/m रेशियो है वो मैक्सिमम आया। ठीक है, तो उसने कौन सी गैस ली थी बच्चे? हाइड्रोजन गैस ली थी। कौन सी गैस ली थी? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली थी। तो जब उस केस में E/m रेशियो उसने निकाला तो वो बहुत ज्यादा आया, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसमें ही आया। तो इससे ये पता चला कि जो हाइड्रोजन गैस के जो पार्टिकल है भैया बहुत हल्के हैं, क्योंकि अगर मास कम होगा तो E/m रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो? डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बोलो? ज्यादा। ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब उन्होंने ये E/m रेशियो निकाला तो इससे क्या पता चला, एक तो उन्होंने बच्चे E/m रेशियो निकाला और एक बार उन्होंने क्या पता लगाया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता करा। ध्यान से सुनना,
जब उन्होंने चार्ज पता किया, जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पे जब चार्ज पता किया तो ये देखा कि उसका चार्ज बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बराबर है। कितना चार्ज था इलेक्ट्रॉन पे, कोई मुझे बताएगा? 1.66 into 10 to 1.6 power 1.6 power minus 9. ओके, क्या मैं इसको ये बोल सकती हूँ -1.6 into 10⁻⁻19, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज था, राइट? तो जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज निकाला गया वो कितना आया, +1.6 into 10⁻⁻19, यानी कि दोनों का चार्ज क्या था, सेम था। समझ रहे हो? फिर उसने क्या किया, मास निकालना चाहा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का। तो जब उसने मास निकाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का तो वो कितना आया, 1.67। इधर देखो, जो मास आया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, समझने की थोड़ी कोशिश करना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जो मास आया बच्चे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वो कितना आया, 1.67 into 10⁻⁻27 kg आया। और ये मास पता है किसके बराबर था, जितना मास हाइड्रोजन एटम का होता है। और आप लोगों को पता है हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि उसने बोल दिया कि कौन सी फंडामेंटल पार्टिकल है इसमें, एक प्रोटॉन है। क्या पता चल गया, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन है, जिसका जो मास आ रहा है और जो हाइड्रोजन एटम का मास देखा गया वो क्या मिला, हमें सेम मिला जब हमने इस पे हाइड्रोजन गैस यूज की। तो इससे क्या पता चला कि एक प्रोटॉन पे कितने का मास हुआ बच्चे, 1.67 into 10⁻⁻27 kg। यानी कि भैया प्रोटॉन नाम का प्राणी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई, बोलो। यस मैम। यानी कि क्या बोलोगे, प्रोटॉन इज व्हाट, प्रोटॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे क्या, कितने का चार्ज है, +1 का चार्ज है। ठीक है, समझ गए? तो बस यही तो था एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ये देखो, यही लिखा हुआ है, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। अगर कोई आपसे पूछे, बता दोगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, जो कि कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. ओके, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। ठीक है, द चार्ज बाय मास रेशियो, ये भी मैंने बता दिया, जो E/m रेशियो था वो हर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला था, सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भूल जाओ, एक नहीं काम की। ये वाला देखो, द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। वही है जो बता के आई थी, देखो इसको पढ़ के बोलो। जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस ली तो उन्होंने हर एक पार्टिकल का मास निकाला, और हर एक पार्टिकल का मास कितना आया था बच्चा, 1.67 into 10⁻⁻27 kg। जब उसने क्या लिया था, जल्दी बोलो, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या भरा था उसने तब, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये पता चल गया भाई, एक प्रोटॉन का मास इतना होता है और प्रोटॉन नाम की एक चीज भी एग्जिस्ट करती है। तो हमने पता लगाया। हाँ सुहानी, मैम 4th पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दो। वही पॉइंट है सुहानी, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएंगी आपकी रेस। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डिफ्लेक्शन शो होगा। इस वाले एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन कहाँ शो हुआ, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, कैथोड रे। टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। यानी कि जो आपके पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बोलो। यानी कि हमने क्या देख लिया, हमने ये बात तो डाल्टन की झूठी साबित कर दी भैया कि एटम के अलावा भी और सब एटॉमिक पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी जेम्स चैडविक ने की थी, वो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट लेके नहीं समझाने वाली मैं आपको, ना ही वो काम है। उसको क्या हुआ, मतलब ये फील हुआ, मतलब जब मास निकाला गया ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी कुछ और मास आ रहा था, तो मतलब साइंटिस्ट को ये लगा कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी
कुछ और स्पीसीज है जो प्रेजेंट है, फिर उन्होंने डिस्कवरी करनी स्टार्ट की, तो एंड में जेम्स चैडविक नाम का जो बंदा था उसने डिस्कवर किया कि भैया न्यूट्रॉन नाम की भी चीज होती है। तो आप पढ़ते हो ना कि जो एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और ये देखा गया उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है जितनी आप 9th 10th में पढ़ के आए, उसके अलावा आपसे ना यहाँ पे कोई पूछेगा और ना पूछेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर आपसे पूछ सकता है, पेपर में नहीं, वैसे आपसे वर्बली कोई भी टीचर आपको उठा के पूछ सकता है कि बता बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो ये आप लोगों को चार्ज पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, मास पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। क्लियर? एक बार देख लो सारे, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, हटा दो इसको। आपको मास पता होना चाहिए, आपको चार्ज पता होना चाहिए, समझ गए? यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलोगे? 9.1 into 10 to the power minus 31. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है तो क्या बोलोगे? 1.67 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या मिला, सेम मिला, सेम। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या अलग सेम ही है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है कोई। कर लोगे? चलो यस मैम। अब आते हैं कहानी थोड़ी आगे लेके जाते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है क्या चीजों में? Yes, Yes, ma'am. मैम फील आ रहा है, फील। क्या हो रहा है दिव्यांश? मैम फील आ रहा है। अच्छा फील आ रहा है, चलो आने दो और आने दो। अब क्या हुआ, अब हमने ये तो पता लगा लिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब बेसिकली हमें ये देखना है, ये 22 बच्चे प्लीज देखो क्लास में बैठे रहो, ऐसे मत करना है ना, बुरा लगता है मैम को। अब ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, इनकी अरेंजमेंट कैसे है एटम में, ये तो पता चल गया एटम में ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम में इनका अरेंजमेंट कैसे है। अब धीरे धीरे अलग अलग भैया मॉडल आए। सबसे पहले किसका मॉडल आया भैया? थॉमसन मॉडल आया, जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। उसने क्या बताया, उसने कुछ कुछ चीजें तो बहुत अच्छी बताई, लेकिन कुछ कुछ चीजें उसकी आगे जाके खराब हो गई, उसको पता नहीं था उसके साथ ये होने वाला है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया बच्चे? वाटरमेलन से किया, है ना, जिसको आप वाटरमेलन पुडिंग बोल सकते हो, या आप खीर सुना है ना, रेजिन पुडिंग भी बोल सकते हो आप। बेसिकली रेजिन वैसे किशमिश होती है, ठीक है, खीर से भी कंपेयर कर सकते हो। खीर तो खाई होगी ना सब लोगों ने? Yes, ma'am. हाँ, तो इसने ये बोला, ध्यान से सुनना, ये वही है जो आप 9th में पढ़ के आए हो। इसने ये बोला कि जो एटम को उसने कंसीडर किया एक स्फीयर की तरह, और उसने ये बोला कि ये जो रेड वाला पार्ट है, अगर मैं वाटरमेलन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, जो सारा का सारा रेड वाला पार्ट है वो क्या है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जो पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है भैया हर जगह से फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए हैं, एम्बेडेड है। क्या है? धसे हुए हैं। और वो ये वाला काम करके तो भैया राजी हो गया। उसने बोला कि सबसे मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसको ये तो पता था कि पॉजिटिव है और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और पॉजिटिव और नेगेटिव को उसने भैया अच्छे से मिक्स कर दिया, तो उसको लगा मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है ना। और उसने एक अच्छी बात ये बोली थी कि हाँ, जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। सिर्फ उसकी इसी बात से रदरफोर्ड खुश हुआ था, बाकी तो उसको चाटे मारने का मन कर रहा था। ठीक है, रदरफोर्ड कहता है भाई ये तूने क्या कर दिया, एक ही बात तूने ढंग की बताई है, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, बाकी तो तूने कबाड़ा मार दिया है। ये क्या बोल दिया तूने कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह से फैला हुआ है। तू रुक जा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तू वहां पे आ जियो, फिर देखियो तूने क्या गलती की। ठीक है, तो मतलब साइंटिस्ट की आधी बात गलत होती है और एक बात सही होती है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। हाँ, और उसकी एक बात को ही, एक बात जो सही है और जो उसकी दूसरी बात गलत है, उस पे ही बाकी साइंटिस्ट आ जाते हैं रिसर्च करने। भाई तूने एक बात ठीक बोली, बाकी गलत। ठीक है, तो ये वाली बेसिकली इसका जो मॉडल था जे थॉमसन का, वो हो चुका था फेल। उसके बाद कौन आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहता भाई आजा तू, मैं अपना एक्सपेरिमेंट करता हूँ गोल्ड फॉइल वाला, तू देखियो तूने क्या गड़बड़ किया, कबाड़ा कर दिया तूने
एक चीज ढंग की बताइए, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ गए ना? न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। उसने क्या किया, वो कहता है, रदरफोर्ड कहता है भाई आजा तू देख। हाँ हाँ जिज्ञासा। मैम थॉमसन मतलब इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? अगर उसने कहा कि न्यूट्रल होता है तो अमाउंट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कैसे ज्यादा हो जाएगा? नहीं, उसने ये बोला कि जो आपका देखो इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही नेग्लिजिबल, सॉरी न्यूट्रॉन पे तो कोई वैसे ही चार्ज नहीं था, ठीक है। उसने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है ना, समझ रहे हो? उसने ये बोला थॉमसन ने कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, एटम न्यूट्रल होगा। और ये आप पढ़ते भी आए हैं, अगर आपको याद हो। जब मैं आपको वो कराती हूँ ना, मान लो मैं आपको कोई रिएक्शन करवा रही होती हूँ तो मैंने कहा नहीं था कि रिएक्टेंट की साइड जो चार्ज है और प्रोडक्ट की जो साइड चार्ज है वो सेम होना चाहिए। यस मैम। है ना? तो वही वाली चीज है, ठीक है। तो उसने काफी अच्छी बात, ऐसे मत बोलो जे थॉमसन की बेइज्जती नहीं करेंगे हम, उसको भैया प्राइज भी मिला है, ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने ना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने गोल्ड फॉइल यूज की। गोल्ड फॉइल क्यों यूज की? क्योंकि ये मेलिएबल होते हैं, मतलब इसको आप थिन शीट में चेंज कर सकते हो। पतली से पतली शीट इसने इसमें यूज की। साथ ही साथ इसमें और क्या यूज किया इसने? अल्फा पार्टिकल्स यूज किए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम के होते हैं पार्टिकल्स बेसिकली, ठीक है। हीलियम क्या है? हीलियम के ऊपर +2 चार्ज कैसे आया? अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पे +2 चार्ज आ जाएगा। डबली चार्ज पार्टिकल भी इसको कहीं बुक में लिखा हुआ है, डबली चार्ज पार्टिकल। तो इसने Yes, क्या ma'am. लिया? इसने क्या लिया? एक लेड का चैम्बर लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। बेसिकली वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और उसकी टेंडेंसी है क्या? अल्फा पार्टिकल को क्या करने की? बोम्बार्ड करने की, है ना, स्कैटरिंग करने की। बेसिकली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, उसने क्या किया? इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ क्या लगा दी? फोटोग्राफिक प्लेट जो जिंक सल्फाइड से बनी है। वेरी गुड, एक मिनट दो। तुम लोग ये पढ़ो। हाँ, तो अब क्या किया उसने? ये चारों तरफ आप बोल रहे हो क्या लगा दी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी जो जिंक सल्फाइड मटेरियल से बनी है, राइट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर अगर जे थॉमसन का मॉडल सही होता, क्या बोला मैंने? अगर जे थॉमसन का मॉडल सही होता तो जो ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पे टकराएंगे तो क्या होता? क्या वो आगे की तरफ निकल जाते या डिफ्लेक्ट हो जाते बाय अ स्मॉल एंगल? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट हो जाते, क्योंकि भैया जे थॉमसन ने क्या बोला था जानवी? उसने ये बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ऐसा होता तो अल्फा पार्टिकल जो ये हीलियम है ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये गोल्ड फॉइल से टकराता ये तो वापिस आ जाता, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता। और क्योंकि हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, स्पीड भी कम हो जाती। समझ रहे हो ना? अब हर जगह एक चीज रखी हुई है, धीरे धीरे जा रहा है, उससे टकरा के वो क्या आ रहा है? वापिस आ रहा है, स्पीड भी उसकी धीरे हो जाती। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और रदरफोर्ड ने यही तो बोला, भाई आजा मैं करके दिखाता हूँ तेरे को एक्सपेरिमेंट, देखियो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है थॉमसन ने, ठीक है। तो उसने ये देखा बच्चे कि जो अल्फा पार्टिकल जब बोmbardment कराई गई उनकी गोल्ड फॉइल पे, तो ये देखा गया कि जो 99% जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे ही निकल गए भैया, मस्त मजे से निकल गए सीधे, कोई नहीं था बीच में। 99% अल्फा पार्टिकल जो है गोल्ड फॉइल से टकरा के अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब समझ रहे हो? बिना टकराए ही आगे पास हो गए। बिल्कुल स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए थे स्मॉल एंगल से, ठीक है। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे बाउंस बैक। बाउंस बैक का क्या मतलब हुआ? मान लो जा रहा है पार्टिकल, उसको कुछ फोर्स जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पे आ गया, है ना? हाँ, जिस पाथ से गया था उसी पाथ पे वापस आ गया। जैसे ही वो जा रहा था उसको कुछ फोर्स फील हुआ, भाई मेरे को कोई फोर्स फील हुआ है, जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा हो, जैसे मुझे किसी ने धक्का मारा हो। तो जिस पाथ से वो गया उसी
पाथ से उल्टा वापस आ गया। 20,000 में से सिर्फ एक। इसका मतलब क्या समझे कि भैया हर जगह पॉजिटिवली चार्ज नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतने बड़े एटम से कहीं छोटी सी जगह ही सिर्फ उस न्यूक्लियस ने घेरी हुई है। बोलो हाँ या ना। मैम यस मैम। है ना? Yes, ma'am. उस इतने बड़े एटम से भैया बहुत थोड़ी सी जगह ही उस बंदे ने घेरी हुई है। किसने? कोई तो बीच में है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वापिस आ रहा है। और वापिस क्यों आएगा? वापिस क्यों आ रहा है? मतलब दोनों के बीच में अल्फा पार्टिकल और जो गोल्ड फॉइल में है उनके बीच में क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस है। तभी तो वापिस आ रहा है, रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और जो आपका न्यूक्लियस जिसको आपने बाद में डिक्लेयर किया वो भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है। यानी कि बीचों बीच तो काउंटेड एवरी पार्टिकल। क्या हुआ जिज्ञासा? मैम ही काउंटेड एवरी पार्टिकल, सो ही न्यू कि मतलब 2000 में से 1 आ रहा है डिफ्लेक्ट होके। अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स। ठीक है, यानी कि आपको क्या पता चला? जितना भी मैंने आपको कहानी सुनाई है, क्या आप ये मुझे कंफर्म कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पॉइंट से? पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम में है वो सारा का सारा क्या है? खाली है। सारा का सारा क्या है? खाली है। फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, और डिफ्लेक्शन भी किस वजह से हुई है? रिपल्सिव फोर्स की वजह से हुई है। रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में? अल्फा पार्टिकल के बीच में, और जो वो उसमें बीच में बीचों बीच कुछ पड़ा है उसके बीच में रिपल्शन हुई है। यानी कि जो बीचों बीच पड़ा है वो भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज ही है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद उसने क्या बोला? द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है। कितना कम? अगर मान लो मैं आपको बोलूं एटम की रेडियस अगर 10 की पावर -10 मीटर है, तो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर होगी। तो आप देख पा रहे हैं कितना कम है। फिर उन्होंने इसको किससे कंपेयर किया? इन्होंने क्रिकेट बॉल और ग्राउंड से कंपेयर किया। वो कह रहे हैं कि इफ अ क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट ए न्यूक्लियस देन द रेडियस ऑफ एन एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर। समझे इस पॉइंट को कि कितना कम है वॉल्यूम न्यूक्लियस का? Yes, ma'am. ठीक है, समझ रहे हो कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है? अगर आप एक क्रिकेट बॉल ले रहे हो, अगर आप उसको न्यूक्लियस मान के चल रहे हो, तो उस पूरे ग्राउंड का जिसको आप एटम कंसिडर कर रहे हो कितनी रेडियस है? कितनी होनी चाहिए? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस है, तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? यस Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा अब पल्ले पड़ा तो ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। देखो कुछ कुछ बातें बोली है रदरफोर्ड ने। उसने ये बोला, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। उसने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द जो मास है वो कहाँ है? उस छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है। ये हो गया, जिसको उसने क्या नाम दे दिया? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दे दिया। Nuclear. ठीक है, लेकिन एक बात सोचने की ये है, ध्यान से सोचना, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। आपको ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज नाम की स्पीसीज है जिसको आप न्यूक्लियस बोल रहे हो। तो भैया अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक बात देखो, ध्यान से सोचो, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना? दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होनी चाहिए? अट्रैक्शन होनी चाहिए, और मिलने भी चाहिए आपस में अगर अट्रैक्शन है तो। अगर आपस में मिलने चाहिए तो भैया थॉमसन का मॉडल तो सही हो जाएगा। उसने भी तो यही बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में मिले हुए हैं। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. But चलो ठीक है, it is not मान लिया, that. है ना?
अब क्या करेगा, पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो तो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा भैया इलेक्ट्रॉन, और अगर न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो एटम का तो तबाही हो जाएगी, एटम तो खत्म नहीं हो जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन खींचा चलाएगा। बताओ फिर पढ़ क्या रहे हो आप, पढ़ क्या रहे हो, आप तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, एटम को तो आपने खात्मा कर दिया उसका। यानी कि फिर ये बोला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका नाम क्या दिया गया जिज्ञासा, ऑर्बिट। मैम ये आप दोबारा बताओगे? देखो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन भी है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। अभी मुझे नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या अपनी जगह पे फिक्स है, बट मुझे ये पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मुझे बस ये पता है, ठीक है। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो मिलेंगे भी तो सही दोनों में, प्यार मोहब्बत भी तो होगा दोनों में, तो जब वो खींचेगा तो इसके अंदर नहीं आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, जब पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर आ गया तो खत्म कहानी, फिर बात किसकी कर रहे हो आप। यानी कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि घूमने से क्या होगा, घूमने से वो कौन सा फोर्स जनरेट करते हैं फिजिक्स वालों, सेंट्रीफ्यूज। बाहर की घूमने की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, बैलेंस करता है, और वो अंदर नहीं जाने देता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। यही तो होता है, सन के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, प्लेनेट घूम रहे हैं, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तभी तो वो नहीं जा रही है, ठीक है। और सन अपना कौन सा लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगा, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता तो भैया सारे प्लेनेट उसके अंदर धंस जाते, लेकिन एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ जो बैलेंस कर रहा है उस फोर्स को, वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। पढ़ा है फिजिक्स में? यस मैम। हाँ, तुम्हें तो वैसे ज्यादा पता होगा, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री में आ गया तो मैंने सोचा चल भाई बता देती हूँ, ठीक है, समझ गए। इसलिए वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, राउंड 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 घूम रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में किस टाइप का फोर्स होता है, ध्यान रखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन लेकिन जो रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था भैया, ये फेल भी हो गया, लिमिटेशंस थी इसकी कुछ, बस एक ही, वैसे तो 2-3 लिमिटेशन थी, मेन लिमिटेशन आपको ये ध्यान रखनी है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। भैया एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था ये, क्यों नहीं बता पाया था, ध्यान से सुनना। मान लो आप लोगों ने क्या कर रहे हो, वो वाला गेम, नहीं छोड़ो, आप लोग रेस लगा रहे हो सपोज, है ना, आप लोग रेस लगा रहे हो, भागे जा रहे हो, कुछ तो लोग जीत जाएंगे और कुछ लोग जो है जिनकी एनर्जी डाउन हो जाएंगी और वो खुश, है ना, ऐसा ही होता है ना, सारे तो नहीं जीतते हो, है ना, कुछ क्या होगा, एनर्जी डाउन तो खुश। तो इसमें क्या होता है, मैक्सवेल, अगर आपने नाम सुना होगा अपने 9-10 क्लास में, मैक्सवेल के बारे में बताया होगा आपके टीचर ने, उन्होंने ये कहा था जो चार्ज पार्टिकल है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और जब वो मूव करते हैं तो क्या करते हैं, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। पढ़ा है ये वाली चीज? यस मैम। पढ़ा होगा, रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जब आपका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम घूम के भैया उसकी एनर्जी तो एकदम कम हो जाएगी, और जैसे ही उसकी एनर्जी कम होगी वो तो न्यूक्लियस में आ जाएगा, टपक पड़ेगा। यस। और जैसे ही वो न्यूक्लियस में टपक पड़ा फिर तबाही हो जाएगी, खत्म, एटम से कोलाइड हो जाएगा। यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, हमारे बोहर भैया ने एक्सप्लेन किया था, और उसने बोला था कि भैया फिक्स ऐसा नहीं है कहीं भी घूम रहे इलेक्ट्रॉन, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसका कितना निकाला था उन्होंने, वैल्यू कितना निकाला था, एंगुलर मोमेंटम mvr ns/2π, इतना कुछ निकाला था, जो आपने शायद कहीं पढ़ा होगा
बाकी जब हम बोहर मॉडल पढ़ेंगे वहां से इस कहानी को दोबारा शुरू करेंगे कि उसने क्या बताया, फिर हम बोहर की रेडियस निकालेंगे, पता नहीं कितने कितने फालतू चीजें पढ़ने वाले हैं हम बहुत ज्यादा, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। तो मैं आपको यहीं पे छोड़ रही हूँ लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड में, जिसमें रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कल जो मेरी कहानी है वो शुरू होगी बच्चे एटॉमिक नंबर से, जिसमें मैं आपको आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये सब के बारे में बताऊंगी, और नीट में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि जो मैंने आप लोगों को वो डीपीपी प्रोवाइड किया उसके अंदर सारे 11th के आप लोगों के चैप्टर्स हैं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी, एक मिनट बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं, बता दिए मैंने। यस मैम। यस मैम। पहले तो आपको ये भी करना है, देखो करनी तो बहुत सारी चीजें हैं, पहले आप मॉड्यूल कर लेंगे जो मैं आपको अभी दे दूंगी, रात में ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। 9th क्लास रिपीट पूरी की पूरी, थोड़ा भी नया नहीं सीखा सुहानी है? सुहानी अरे ऐसे Yes, मत sir. यार, मैंने 1.5 घंटा पढ़ाया है तुम्हें, है ना। तो एक मिनट,